तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। नॉर्मली आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट आपको पता है, क्लाइमेट चेंज भी आपको जो है जनरली। तो क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा नहीं कि जो आपका सडनली होने वाली चीज़ें हैं, ये ग्रेजुअल चेंजेज होते हैं, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ये चेंज होता है, जैसे बोलते हैं ना प्रकृति मतलब परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये परिवर्तन आपका जो है यहाँ पर भी देखने मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जो आज अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सिर्फ उसके लिए सिर्फ हमें ही जिम्मेदार हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट जो है आपका समय के अकॉर्डिंग जो है आपका चेंज होती है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से, ठीक है, अगर ह्यूमन कॉज के कारण से अगर कुछ चेंजेज हो रहे हैं तो फिर उसके लिए हम मानते हैं कि हाँ हम जिम्मेदार हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आज के समय बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या है, मेजर चैलेंज है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा तो नहीं है कि जो है आपका पहली बारी पृथ्वी का तापमान एक तरह से बढ़ रहा है। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं आज के समय में वो है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। एक समय अर्थ खुद जो है एक फायरबॉल की तरह हुआ करती थी, बीच में जो है आपका टेम्परेचर घटा यानी आइस एज आया, यानी पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो गई, और फिर जो है आपका आज का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको फिर से एक तरह से वापस पा ली पृथ्वी। तो ये जो है आपका लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग है ना, ये सारा प्रोसेस जो है आपका वो ग्रेजुअली चलता रहता है। मान लेते हैं अभी जो है पृथ्वी धीरे धीरे अब गर्म हो रही है, एक समय ऐसा होगा फिर से फायरबॉल की तरह हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो वॉल्केनिक करप्शन या बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होने लगे। फिर ऐसा होगा कि जो है आपका फिर से धीरे धीरे जो है वो फिर से आज का जो स्टेट है उस स्टेट को फिर से जो है एक तरह से ये कर ले। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लाइमेट जो है जनरली लिया जाता है 30 से 35 साल का एक जो है टाइम पीरियड है ना। तो 30 से 35 सालों में मौसम की जो औसत स्थिति होती है दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट, और अगर उसमें चेंजेस हो तो हम उसी को क्या कहते हैं, आपका क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। एक मोटे तौर पर देखेंगे आज के समय में, आज से आप जो है क्योंकि आप जिस उम्र में है, मैं मान के चलता हूं कि अगर 20 साल पीछे भी जाएं तो कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाए, या 10 साल पीछे चले जाएं तो कुछ कुछ चीज़ें याद रह सकती हैं, ठीक है। तो 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो रांची का मौसम जो है थोड़ा बहुत क्या था, अलग था। गर्मी का मौसम उतना ज़्यादा गर्मी लगता नहीं था, लेकिन आज के समय में देखिए कि गर्मी का मौसम जो है अब थोड़ा जो है फील होता है कि हाँ यहाँ पर भी गर्मी है। तो ये क्या है, ये एक तरह का कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही है ना। अब कुछ एक ऐसे एरिया है जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ जगह पे ऐसा है कि जो है बारिश बहुत कम होने लगी है, ठीक है। तो ये किसके परिणाम है, आपका क्लाइमेट चेंज के ही परिणाम है। तो बहुत, अरे यार नहीं, छोटा फ़ोन चेंज कर दिया उसको अरे नहीं, पैसा कमा लिए का बात नहीं है, उसमें क्या होता है ना कि जैसे हाँ समझ रहे हैं ना। तो किसी क्षेत्र विशेष में औसत मौसम में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज कहलाता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज कहलाता है। अब उसके लिए जो बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाती है वो है आपका किसको, ग्रीन हाउस गैस को। ग्रीन हाउस गैस है क्या, तो देखिए क्या होता है ना कि सूर्य की किरणें हमारे तक पहुंचती हैं, सनलाइट हमारे तक पहुंचती हैं। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा है, क्योंकि इसलिए मैं उस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, आपने हीट बजट ऑफ द अर्थ जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि अगर 100 यूनिट जो है आपका सनलाइट वहाँ से निकली है, ठीक है, यानी सूर्य से अगर जो है हमारे तक पहुँचती है, उसको कहा जाता है आपका क्या, उसको बोलते हैं सोलर इंसोलेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है, सोलर इंसोलेशन, या उसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य ताप। हमारे तक ये जो पहुँचती है, ये पहुँचती है जो आपका 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट, यानी जो आपका 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 कैलोरी एनर्जी हमें ये मिलती है। लेकिन जितनी ऊर्जा हमारे तक आती है वो पूरा सूर्य का सारा ऊर्जा नहीं होता, उसका जो है मात्र 2 अरबवां हिस्सा यानी 0.00005% ही हमारे तक पहुंचता है, और उसी ऊर्जा से जो है हम इतनी गर्मी महसूस करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर अगर आप देखें कई सारे लेयर वगैरह हैं जो कि एटमॉस्फेयर में आता है। अब उसमें से ध्यान रख लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ छट के जो है आपका आता है हमारे पास, कितना आपका 51 यूनिट ही आता है, ठीक है, 51 यूनिट आता है। और इसी 51 यूनिट से जो है क्या है, पृथ्वी एक तरह से क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है, गर्म हो गई पृथ्वी। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो सनलाइट आता है, ठीक है, जिसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है या सोलर इंसोलेशन कहते हैं, पृथ्वी गर्म होने के बाद क्या करेगी, ऊर्जा का ह्रास करेगी, ठीक है, एनर्जी को क्या करेगी, लॉस करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये ऊर्जा का जो ह्रास होगा उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो भी है आप छोड़ दीजिए ना। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी हिंदी में कहा जाता है इसी को पार्थिव विकिरण, ठीक है, पार्थिव विकिरण। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब इसका क्या मतलब हुआ,
जैसे आप मान लेते हैं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं गर्म करके अगर कहीं पे छोड़ दूं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा ना। तो जो ठंडा हो रहा है वो क्या करेगा, तो किसी ना किसी माध्यम से एनर्जी को ये लॉस करेगा, तभी तो ठंडा होगा। तो यहां से जो ऊर्जा का ह्रास होगा वो रेडिएशन के माध्यम से होगा, वो जाएगा कहां पे, एटमॉस्फेयर में जाएगा, राइट। अब यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर जो एक तरह से आती है लाइट, वो आता है किसके रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में, ठीक है। लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जाता है ये लॉन्ग वेव के रूप में जाता है, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है आपका CO2 है ना, CO2 है, ठीक है। इसके अलावा और भी गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर वगैरह है। CO2 है कितना आपका, 0.036%, है ना, इतना ही आपका CO2 है। लेकिन बड़ा खतरनाक होता है ये, सूर्य से आने वाली किरणों को ये आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देगी, समझ गए। ये उसको क्या करता है, आपका ट्रैप करके रख लेगा। अगर मानते हैं ट्रैप कर लिया तो ये पार्थिव विकिरण को ट्रैप करेगा, बेसिकली ट्रैप अगर किया तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ेगा। वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा मतलब पृथ्वी का भी तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो गैसें होती है, ठीक है, या जो ये जो इफेक्ट होता है जहां पर एनर्जी को ट्रैप करके रख लिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। और इस तरह से ये जो गैसेस जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, देखिए उनको नींद आ रही है, ग्रीन हाउस गैस के कारण से भी तापमान बढ़ेगा तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा, समझ गए। सोइए मत, और नहीं तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ के हम निकल जाएंगे, ठीक है। फिर समझते रहिएगा बढ़िया से। सोने भी नहीं दे रहे, हाँ सोने भी नहीं दे रहे हैं। 15 मार्च के बाद सोइएगा, है ना। अब आइए यहाँ पे, तो क्या होता है, अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो वायुमंडल है अगर वो गर्म होगा तो मतलब क्या है, आपका पृथ्वी भी गर्म फील होगी ना। तो एवरेज जो टेम्परेचर है आपका 15 डिग्री सेल्सियस, इसी में क्या होगा, आपका ग्रेजुअल इनहेंसमेंट होगा, यानी धीरे धीरे क्या होगी, आपका वृद्धि होगी। अगर पॉइंट में भी अगर वृद्धि होता है तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने मिलेगा। अब आप कहेंगे क्या इसके प्रभाव देखने मिलेंगे, तो पृथ्वी का जो है अराउंड 71% हिस्सा जो है क्या है, वो है आपका वाटर बॉडी है ना। और उसमें भी जो है अगर आप देखेंगे ये वाले जो हिस्से हैं पूरी तरह से फ्रीज है, ठीक है, यानी जो आपका जमा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ध्रुव कहते हैं, यानी जो आपका पोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर में आप जाइएगा तो आपको जो है आर्कटिक ओशन, जो कि वो भी जो है आपका जमा हुआ है, ठीक है। और नीचे अगर जाइएगा तो वो कौन सा आपका अंटार्कटिका, वो भी जमा हुआ है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वो जो आइस है या जिसको ग्लेशियर हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा। और जब मेल्ट होगा तो उसके कारण से क्या होगा, समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो समझिए कि जो है आपका समुद्र के तापमान में भी परिवर्तन आएंगे, और वो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो समुद्र में है, ठीक है, वो भी जो है उन पर भी इफेक्ट दिखेगा आपको। और दूसरी चीज क्या है कि वैसे छोटे आइलैंड वाले कंट्री, जैसे मान लेते हैं हमने एक बार टुवालू का नाम आपको बताया था, टुवालू, वानुआतू, एल्यूशन आइलैंड, ठीक है, जापान, इधर जो है आपका इंडोनेशिया वाले जो कई सारे आइलैंड ग्रुप हैं, है ना, पापुआ न्यू गिनी, ऐसे कई सारे छोटे बड़े देश हैं, या इधर जो मालदीव वगैरह, ये सब सबसे पहले डूबेगा, ठीक है। टुवालू तो समझिए कि जो है ना आपका, हमको लगता है कि जो है यहां से इस बिल्डिंग की जितनी चौड़ाई होगी ना उससे भी कम, मतलब यहां से लेकर यहां तक बस एक पट्टी की तरह है, 5-6 किलोमीटर इतना ही है ना। उसी में सारा चीज है आपका, सब कई जगह, ठीक है। तो अब वहां पे क्या है कि वो जो है जिंदा है, मालूम है किस आधार पर, लोग जो दान दक्षिणा दे देते हैं ना, कोई ये देश दे दिया, कोई वो देश दे दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे सारा चीज जो है धीरे धीरे क्या हो चुका है, आपका ठप हो चुका है। टूरिस्ट जाते नहीं है, कुछ नहीं, तो अब जो है उसकी इकोनॉमी जो है क्या होगी आपका धीरे धीरे खत्म, ठीक है। तो वो जो है आपका अब वहां से धीरे धीरे लोग जो है आपका दूसरे देशों में ये जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे तो अब कहेंगे इससे हमें क्या, भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए वो जो डेवलप कंट्री है ना, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत ही ये में पहुँच गई हैं, ठीक है। सारा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस और बाकी सारी चीज़ों जो उत्सर्जित कर रही हैं वो कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है, आपका उन छोटे देशों को भुगतना पड़ रहा है, मालूम है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया आपका छोटा सा उदाहरण। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्पेसीज होंगे जो उस क्लाइमेट को जो है आपका अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और उनका एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, समझ गए। कई सारे इंसान खत्म हो जाए, पृथ्वी सेफ रहेगी,
लेकिन बाकी सारे जीव खत्म हो जाएं तो जो है आपका, ठीक है, इंसान भी खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस होता है, पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की परत एक तरह से जो बनी हुई है, यही क्या करता है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए जो है एक तरह से एक बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, राइट। कहाँ से लेके आते हैं, ये क्या मन में चलता रहता है क्या? ये वाला ना इंस्टॉलमेंट में पूछेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग GHG एमिशन यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो है आपका इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो इसके कारण से होगा ग्लोबल कूलिंग, यानी जो है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को औसत 15 डिग्री सेल्सियस बना के रख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, पूरी तरह से खत्म हो जाए तो दिक्कत है। ज्यादा हो जाएगा, मान लेते बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे आपने वीनस का नाम सुना होगा, ठीक है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में आपने एक फैक्ट जरूर पढ़ा होगा कि वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बोलते हैं ना, क्यों कहते हैं? 95% वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके कारण से दो चीजें होती है। पहला चीज, जितनी एनर्जी वहां पे जाती है, मतलब सूर्य की ऊर्जा, वो ट्रैप करके वो रख लेता है। दूसरी चीज, उसका जो है आपका ब्राइटेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका एल्बिडो पावर सबसे ज्यादा है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि जैसे पृथ्वी का जो एल्बिडो है कितना है आपका, 35 यूनिट है। ठीक है, कितना है? 35 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट का वो ऊर्जा या सनलाइट का वो हिस्सा जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में क्या हो जाता है आपका, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्बिडो कहते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। सब कहें हैं क्या बता दिए, ये ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लाइट को जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा, समझ गए? और जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, डल टाइप का होगा, काला होगा। सब एब्जॉर्ब कर ले तो काला होगा, समझ गए? ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है ना कि कई सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए यहां पे। तो अब यहां पे क्या है कि अगर बहुत ज्यादा अगर हो जाए ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है कि आपका धीरे धीरे इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी पृथ्वी कि अब इंसान रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, जल स्तर जो है और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, है ना, समुद्र का जल स्तर। और इसलिए आपने देखा होगा, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि जो है आपका कुछ ऐसे आइलैंड हैं या इंडिया का कोस्टल रीजन तो ऐसे बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे हैं जिसका जो है क्या है आपका कोस्टल एरिया घट चुका है। घटने के पीछे कारण क्या है कि वो समुद्र की जो है समुद्र का लेवल ऊपर उठ चुका है, इस कारण से। खैर आइए यहाँ पे आगे बात करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट GHG है, ठीक है, सोर्स फ्रॉम बर्निंग फोसिल फ्यूल। तो जो हम कोयला, लकड़ी, ये सब जो जलाते हैं ना, या पेट्रोलियम वगैरह, उसके कारण से क्या होता है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और वो एक जिम्मेदार माना जाता है किसके लिए, आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मीथेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इसके अलावा मोर पोटेंट देन CO2 बट लेस इन क्वांटिटी। अब यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, जैसे जितना भी जो है आपका जैविक पदार्थ सड़ता गलता है, उसके कारण से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस होती है। ये सब रेलवे वगैरह में पहले बहुत जो है ऐसा आ जाता था कि जो है मवेशियों के पगुराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पगुराना समझते हैं, चेविंग द कर्ड। हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो है एक ही बार खाते हैं और पूरा चबा के ही निगलते हैं। जानवर का पेट इतना बड़ा होता है कि वो अगर चबा चबा के खाएगा तो पेट कभी भर ही नहीं पाएगा। तो पहले पूरी तरह से पेट भर लेता है, आराम से जब बैठेगा या सोएगा उस समय जो है डकार मार के निकालता है और फिर उसको चबा चबा के खाता है और फिर निकलता है। ठीक है, तो अगर उसके चबाने से, उसके पगुराने से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। जितना भी दलदली एरिया आप देखते हैं, ठीक है, जितना भी दलदली, जो एक तरह से वेटलैंड आप एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, या मार्शी रीजन कह लीजिए, वेटलैंड ना कह के मार्शी कह लीजिए, ठीक है, तो जितना भी दलदली एरिया होता है, चाहे आप धान का खेत ही क्यों ना उठा लें, कौन सा गैस उत्पन्न होगा, मीथेन गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसलिए आप देखते होंगे कि घर के जितने भी जो है आपका कूड़ा कचरा वगैरह होते हैं, ठीक है, खास करके वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है, कहा जाता है कि घर के पीछे बना लो क्या आपका बायोगैस प्लांट। ठीक है, वहाँ पे गोबर और जो है इतना जितने सारे निकलते हैं सब वहाँ पे क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, और उससे आपको 65% मीथेन गैस आपको मिलेगा। आप उसको कुकिंग गैस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, खैर
तो मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो ये CO2 से अधिक प्रभावी है, लेकिन इसकी मात्रा क्या है आपका कम है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, ये जो लगा हुआ इधर, ठीक है, AC है ना, रेफ्रिजरेटर है ना, ये सब जितना सारा चीज आप एक तरह से देखते हैं, ये आपका जो है किसके लिए, CFC एमिशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी जो है अब आदत सी हो गई लोगों को, इसलिए तो यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एसीज डैमेजेस दी ओजोन लेयर। अब इसके कारण से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है ना। वही ओजोन लेयर जो गुड ओजोन है, बेसिकली जो सनलाइट सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, यूवी रेज, उसको वो जो है आपका रोकता है, ठीक है, और फिर हमें क्या करता है आपका स्किन डिजीज से बचाता है, लाइक स्किन कैंसर हो गया या ऐसे कई सारी और बीमारियां। अब वही डिप्लेट हो रहा है। आपको पता होगा कि जो है वो ये क्या बोलते हैं, पहली बार देखा गया कि ओजोन लेयर जो है आपका डिप्लेट हुआ कहाँ पे, आपका अंटार्कटिका में। कब? 81, 1985 में, ठीक है। तो हालांकि अब ये देखा गया कि जो ओजोन लेयर धीरे धीरे खुद को क्या कर रही है आपका, ठीक है, फिर से रिकवर खुद ही कर रही है, और कोरोना के टाइम में ज्यादा देखा गया। खैर जो भी हो, लेकिन जो है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए जो है हम और आप जिम्मेदार हैं, भले इसको माने चाहे न माने। मेन कॉजेज क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर। डिफॉरेस्टेशन कैसे भाई, तो ट्रीज आर नेचुरल कार्बन सिंक, कटिंग देम रिमूव्स दिस मैकेनिज्म। अब जो है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरह से रिलीज हो रहा है अलग अलग एक तरह से सोर्सेस से, चाहे वो फॉसिल फ्यूल के जलाने से हो या फिर हम और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, ये प्लांट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यानी जो है आपका फोटोसिंथेसिस जब ये होगा, ठीक है, तो उसमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी जो नकारा और निकम्मा मत समझिएगा, क्योंकि आपके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो है आपका जो है ना, वो क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर में आते हैं वो, है ना, तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो पूरा का पूरा जो फूड चेन ही गड़बड़ा जाएगा, समझ गए। तो इसलिए 2014 का रिपोर्ट में सरायकेला खरसावां को संवेदनशील जिला में माना गया। 2014 नहीं, देखिए झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट आया कब, आपका 2014 में, और उसके अनुसार से सरायकेला खरसावां को जो है आपका मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट माना गया, मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट माना गया। फिर जो है आपका सेकंड नंबर पे वो है आपका वेस्ट सिंहभूम, वो हम अभी बात करेंगे, JAPCC का रिपोर्ट आएगा ना, तो वहाँ पे हम बात करेंगे उसके बारे में। जिम्मेदार है तो पॉपुलेशन रांची का ज्यादा है, वो सेंसिटिव एरिया कैसे होगा? अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। क्या चीज बोल रहे हैं, क्या? हाँ आप बोलिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, एक बात सुनिए, ठीक है। हम और आप सिर्फ ये देखें कि आपका वो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जो है जिस पैरामीटर के को ये मान करके, ठीक है, वो रिपोर्ट तैयार किया, पहले वो भी तो जानना होगा, तभी आए कहाँ है उस पर। अभी तो रुक जाइए, थोड़ा धीरज धरिए, है ना, और धीरज नहीं धर सकते तो उनको धरिए, बगल में बैठे हुए, आइए, ठीक है। तो अब ये पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, आपका क्या नाम है, आपका भी नाम धीरज है क्या, है ना, हाँ, बच कर कौन से, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये जब पेड़ों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन जब होगा, तो उसके कारण से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है बात नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा यही जो है आपका डैमेज हो जाएगा, है ना। अब उसके कारण से आप देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो खतरा है वो और क्या होगा, आपका बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे भी एक कहावत है कि जीवन में अगर कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं तो कुछ लगा लीजिए, है ना, उसमें से एक पेड़ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समझ गए। ऐसा नहीं बनना चाहिए, बुरा लगता है। क्या हो गया, ऐसा कहावत नहीं बनाना चाहिए। नहीं सही है ना, और उससे आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। पहला सेंटेंस का फिर क्या कहता है, कुछ नहीं उखाड़ पाए कहने मतलब जो है, उखाड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जीवन में अगर कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर पेड़ लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि वही, अब सुनिए, अब आपको बताते हैं, आपने जो है चामी मुर्मू का नाम सुना होगा, आपने जमुना टुडू का नाम सुना होगा। अब सोचिए कि जमुना टुडू, उनकी शादी हुई और शादी के कुछ समय के बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। अब जो है वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, इतनी उम्र थी उनकी, कोई बाल बुतरू थे नहीं उनके, ठीक है। तो अब क्या है, उन्होंने कहा कि अब न तो मेरे हस्बैंड है न मेरे बाल बच्चे हैं, अब पेड़ ही जो है मेरा सब कुछ है, मेरा पूरा परिवार है। रक्षाबंधन के समय पेड़ों को राखी बांधती हैं
और जो है आपका हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़ी और आज जो है पेड़ों की रक्षा कर रही हैं। और उनके कारण से 2019 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। अगर वो भी यही सोचती कि जरा कुछ नहीं है जीवन में भाई, ठीक है, क्या ही करेंगे, पेड़ों को बचा के क्या ही मेरा फ़ायदा हो जाएगा, तो आप आज उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। तो दरअसल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेना ही जो है आपका कुछ उखाड़ने जैसा चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो शायद आपको समाज उसको रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको उसका, ठीक है, रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मानते हैं सिमोन उरांव की बात करेंगे। सिमोन उरांव जो है आपका, ठीक है, अपने क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या है कि छोटे छोटे चेक डैम्स जैसे चीज़ें बनाई, ठीक है। अगर वो सोचते कि नहीं इससे हमारा क्या फ़ायदा है, तो आज आप शायद उनको नहीं जानते, है कि नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुटनी देवी हैं, उनको जो है आपका छुटनी देवी, ठीक है, छुटनी देवी समाज ने उनको जो है न जाने कितनी जो है आपका उनको टॉर्चर करने का काम किया, उनको गोबर घोल के पिलाया गया, उनको डायन और जो है आपका चुड़ैल बोल बोल के जो उनको ये किया गया, लेकिन उन्होंने जो है उसी को अपना हथियार बनाया और अपने, ठीक है, आसपास के लोगों को जो है, ठीक है, लाइक अवेयर करना शुरू किया उन्होंने, और समझिए कि जो है एक बड़ा चेंज लेकर आई वो। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो है आपका उखाड़ने का मतलब, आप देखिए कि जो है आप क्या कर सकते हैं बेहतर, समझ गए। तो सरकारी नौकरी ही नहीं है ये, है ना, तो कई सारी चीज़ें हैं। आइए इधर, है ना। और देखिए बात ऐसा है, हाँ, तो ऐसा है कि आप देखिए सबकी नौकरी नहीं लग सकती, ये परम सत्य है, लेकिन कौन उससे भी ज़्यादा बेहतर करेगा ये भी नहीं जान सकते, या किसकी नौकरी लगे ये भी नहीं कह सकते, बिना नौकरी के भी बहुत, ठीक है। हम बिल्कुल, जैसे आप देखिए, हम अपना मेरे को मत देखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने, ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखिए ब्राजील एंड इंडोनेशिया, ठीक है, जैसे देशों में उत्सर्जन का प्रमुख कारण क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन ही है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ही है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, तो 1000+ टाइप के जो है आपका क्या है, 1000 से ज़्यादा जो है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो एनवायरनमेंट को, ठीक है, सॉइल को, है ना, हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रही है आपका नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। और इसका प्रभाव यह है कि वायु, जल और भूमि को निरंतर क्या कर रही है आपका, ये सारी चीज़ें प्रदूषित कर रही हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट। मेन कॉज क्या है आपका, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड जो है आपका पॉपुलेशन वगैरह, ये ध्यान रख सकते हैं। तो शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव से वाहनों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हुई है। आज जो है एक आदमी है लेकिन 4-4 गाड़ियां लेके रखा हुआ है कि नहीं है, तो क्या है कि उसका प्रभाव कहाँ दिखेगा आपका, ठीक है, एनवायरमेंट में तो दिखेगा, हालांकि उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसको पड़ेगा, क्योंकि वो तो कार के भीतर घुस के जो आराम से एसी का जो है मजा लिए जा रहा है और जो आराम से घूम फिर रहा है, लेकिन वो जो गरीब लोग जो उसके लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, भुगतना उनको पड़ता है, सफर उनको करना पड़ता है कि नहीं। अगर एक आदमी 4 गाड़ी लेता है तो एक समय पे तो एक ही गाड़ी चलाएगा, तो हाँ। एक गाड़ी लेता चाहे 4 गाड़ी लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी में हाँ नहीं, बात आपका सही है, चलिए आइए इधर। हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो हेल्थ इंपैक्ट, तो ठीक है, हेल्थ क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्टन एंड हीट स्ट्रोक, तो स्वास्थ्य प्रभाव में ऐंठन, थकावट और लू लगना जैसी चीजें आपको देखने मिलेंगी। वही जो हीट स्ट्रोक का केसेस डांटेगंज में बहुत हुआ था पिछले बार, हाँ, जो है 2024 में जो है न जाने कितने लोग मारे गए, ठीक है। ये तेलंगाना तो अपना क्या बोलते हैं इसको, स्टेट डिजास्टर में डाला है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जो है इसमें किसानों और जो बीमाकर्ताओं को नुकसान पहुंचता है, कृषि की दयनीय स्थिति होती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसमें समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, सूखा होता है, तूफान और जैव विविधता का ह्रास होता है। ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। खास तरह का फसल पर निर्भर करता है, नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। जैसे क्या चीज़ बोल रहे हैं, किसी न किसी खास फसल पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे टमाटर हुआ। किस चीज़ का, देखिए अब किसी में जो है जलवायु परिवर्तन का, देखिए जलवायु परिवर्तन का मिला जुला एक तरह से इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पर हो सकता है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहां पर उसका उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। ये दोनों तरह के इम्पैक्ट आपको देखने मिलेंगे। एनवायरमेंटल साइंस अगर आपने नहीं हुआ है आप लोग का वो क्लास, ईवीएस नहीं पढ़ा आपने, हो गया है, नहीं हुआ है, तो जब होगा तो उस समय आप जो है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, डेजर्टिफिकेशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि आखिर जो है जो फूड क्रॉप्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ये सारा चीज़ आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी है। तो दोनों तरह का चीज़ है आपका, ठीक है। अब कहेंगे कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या मान लेते हैं रेनफॉल पैटर्न में क्या चेंज जाएंगे। कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, कुछ ऐसे जगह पर होंगे जहाँ पर कम बारिश होगी, ठीक है। जो आज मान लेते हैं कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर आज सूखा पड़ रहा है, हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण से आने वाले समय में वहाँ पर, ठीक है, मूसलाधार बारिश हो, ठीक है। आज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो सकता है कि कल को वहाँ पे पूरी तरह से सूखा पड़े। तो दोनों तरह की चीज़ें हो सकती है ना।
इसके बाद जो है आपका एमिशन, अगर हम बात करें झारखंड में, तो प्राइमरी कॉज क्या है? हाई डिपेंडेंसी ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। झारखंड मेनली जो है आपका, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल और जो है आपका माइनिंग स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग जो है आपका मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक 40%। तो जाहिर सी बात है कि एक हाई पोटेंशियल डेवलप होता है किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है आपका दिस मेक झारखंड अ सिग्निफिकेंट एमिटर ऑफ जीएजी, यानी ग्रीन हाउस गैस का जो है एक प्रमुख जो है क्या है? उत्सर्जक बनाता है। किसको? झारखंड को। अब आवश्यकता क्या है? क्षेत्रीय योगदान की पहचान करने के लिए उत्सर्जन पदचिन्हों के अध्ययन की आवश्यकता है, यानी कहां कहां पे जो है सबसे ज्यादा एमिशन हो रहे हैं जीएचजी का, पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको कंट्रोल करने के जो भी, ठीक है, बेसिक मेजर्स होते हैं उसको अपनाने की आवश्यकता है। राइट। एग्रीकल्चर मूविंग टू अनसुटेबल एरियाज ड्यू टू क्लाइमेट प्रेशर, यानी जो है जलवायु दबाव के कारण कृषि का अनुपयुक्त क्षेत्रों में स्थानांतरण भी हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या? आपको ये ध्यान रख लेना है कि सबसे बड़ा जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिटर है झारखंड का, वो कौन सा आपका? वो है गिरिडीह जिला, है ना, सबसे ज्यादा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट बताते हैं। ठीक है, शुरू से है। हाँ जी। तो हाईएस्ट एमिटर कौन है आपका? गिरिडीह। ठीक है, हाई एमिटर में जाएंगे तो स्टीबूम, सिग्निफिकेंट एमिटर की बात करते हैं तो वो धनबाद है, ठीक है, कोयला के कारण से। और लो एमिटर्स की बात करते हैं लोहरदगा, गोड्डा, ठीक है, गुमला, सिमडेगा, ये। अब आप देखेंगे क्या क्या एक तरह से ये देखने मिलता है, तो बेसिकली क्या है कि इधर जो है आपका माइनिंग और इंडस्ट्रीज के कारण से सबसे ज्यादा ये जो है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो रही हैं। अब ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस गैस में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि CO2 है इसके लिए, CO2 के अलावा जैसे मीथेन गैस हो गया, या फिर जो है जो वाटर वेपर होता है ना, वो भी ग्रीन हाउस गैस में ही आता है। ठीक है, जो जलवाष्प है वो भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आता है। तो वो सारी चीजें, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एमिशन कहां पे होता है? वो होता है आपका गिरिडीह में। ध्यान रखेंगे, जो है आपका 22.36% आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखेंगे, परसेंट में ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको जनरली याद रह जाए। और सबसे कम अगर हम बात करते हैं, लोहरदगा, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, ऐसे जिले जो आपका सबसे कम उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये मीथेन का निकासी बोकारो में कुआं के माध्यम से हो रहा है, ट्रेडिशनल माध्यम से, तो क्या बोरवेल वगैरह आजकल नहीं मिल रहा है? बोरवेल वगैरह नहीं। देखिए क्या है कि बोकारो का जो पर्वतपुर क्षेत्र है ना, ठीक है, पर्वतपुर बोलते हैं उसको, वहाँ पे क्या है कि मीथेन का जो है भंडार मिले हुए हैं। तो अब क्या है कि उसका जो है, ठीक है, कॉमर्शियल एक तरह से ये किया जा रहा है, निकाला जा रहा है उसको। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर वो गैस जो है सीधे सीधे कहाँ पे? एनवायरनमेंट में एक तरह से निकल के चला जाए। देखिए जहाँ जहाँ पे कोयला होगा वहाँ पर जो है आपका मीथेन भी हो सकता है। ठीक है, कोल बेड मीथेन बोलते हैं ना, सुना होगा आपने अगर, तो क्या होता है? वो ट्रैप्ड होता है ना, ट्रैप्ड होता है, तो वो भी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो आपका बोकारो वाले एरिया में जो निकाला जा रहा है पर्वतपुर, पहला मीथेन गैस कुआं जो आपका ये है वो वहाँ पे, तो वो उसको निकाल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एनवायरनमेंट में थोड़ी खुले छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ जगह पे आप देखिएगा, कुछ दिन पहले आपने अगर देखा होगा, रामगढ़ में एक जगह है, अब एग्जैक्टली मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है नाम, वहाँ पे क्या है कि जो है ऐसे ही मीथेन गैस का पता चला और वहाँ पर खुदाई भी किया गया। खुदाई कहना मतलब जो वो आप कह लीजिए बोरिंग वगैरह ड्रिल किया गया, और ड्रिल करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं था, लेकिन उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। अब किसी कारण से क्या हुआ? आग लग गया वहाँ पे। पानी वाला एरिया है, अब खुदाई किया तो गड्ढा था वहाँ पे, है ना, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन उस वाले से क्या है कि किसी कारण से वहाँ पे आग लगा और उस पानी के ऊपर लगातार आपको जो है आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, सिगरेट या कोई मालते अगरबत्ती वगैरह दिखाने गया होगा, गाड़ दिया होगा, लग गया होगा, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग जैसे मान लेते हैं कि जैसे बोरिंग करने से पहले पूजा करते हैं ना, तो हो सकता है कि नारियल फोड़ा गया, अगरबत्ती दिखाया, जैसे गाड़े उसका छोड़ दिया, समझ गया ना, बस आइए। लेकिन जितना देर में गड्ढा होगा मतलब अगरबत्ती फूट गया होगा। नहीं, तो जो है कुछ समय तक रह गया होगा। चलिए अब यहाँ पे आइए, है ना, तो ये जो है ये फैक्ट्स हैं और ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आए तो फिर जो है आप वहाँ पे फिर जो है केवल सिर खुजाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर याद नहीं रहा तो। चलिए अब सर एक क्वेश्चन था कि अगर पूछ लिया हाई एमिटर में तो दोनों ऑप्शन गिरिडीह मारेंगे ना, लेकिन वहाँ हाई एमिटर में लिखा हुआ है हाईएस्ट है आपका गिरिडीह और हाई एमिटर है आपका कौन सा? और हाई एमिटर पूछेगा तो क्या? हाई एमिटर अगर पूछेगा दोनों ऑप्शन में है, ठीक है, तब यहाँ पे अब मेरे जैसा आदमी रहेगा तो मैं तो ऑप्शन में आंसर करूंगा किसको? आपका हाईएस्ट में ना है गिरिडीह, हाई एमिटर में स्टीबूम है, तो क्योंकि वो कैटेगराइज किया हुआ है तो कैटेगरी के आधार पर देखेंगे तो कौन सा होगा आपका। और ये जो है इसका रिपोर्ट पूरी तरह से है,
ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरा गलत हुआ तो मैं ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो है मेरे पास ये है ही। कौन सा कारण जिम्मेदार है? कई सारे कारण हो सकते हैं, जो लाइक माइनिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, उसके कारण से है। कई सारे वहाँ पे जो आपका इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, छोटे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इसके कारण से होता है वो, है ना। इसके बाद जो है आपका लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे, बात नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए क्या है ना कि जो है ध्यान से सुनिए, सबसे जो है जो बड़ा जिम्मेदार एक तरह से इंडस्ट्री है वो कौन सा आपका, वो है स्टील इंडस्ट्री। कितना 38.8%, यानी जो है केवल 38% याद रख लीजिएगा, इतना काफी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका, सीमेंट इंडस्ट्री आता है जो लगभग जो है आपका 25%। थर्ड नंबर पे है कौन सा आपका, कॉपर इंडस्ट्री। और जो है फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो है आपका कौन सा, स्पॉन्ज आयरन। तो ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि अगर जीएजी एमिशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, वो है आपका स्टील इंडस्ट्री। और इसीलिए आप देखिएगा जो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड को जो बंद करने का ये किया गया, ठीक है, क्यों, पोल्यूशन के साथ साथ जो है आपका ग्रीन हाउस गैस भी उत्सर्जित करता था, ठीक है। तो जो है आपका झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि भाई ठीक है बंद करो अब, है ना, बंद करो। तो ये क्या करनी है आपको, ध्यान रख लेनी है। तो आयरन अब कैसे याद रहेगा, क्योंकि झारखंड जो है आयरन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ना। आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं, तो इस कारण से जो है आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वो आयरन इंडस्ट्री का है। सेकंड नंबर पे कौन है आपका, वो है सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि झारखंड में सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है लेकिन लाइक एक तरह से बहुत बड़े लेवल पर अगर हम देखेंगे कि जो नहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वैसा नहीं है, लेकिन बाकी सारा चीज़ तो है ही। आपका एसीसी है, लाफार्ज है ना, आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, जो खलारी सीमेंट है, ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे। तो अब ध्यान रखें। हाँ, स्टील इंडस्ट्री में जैसे आप नाम बताएं, निजाम सर, छोटा मछली को उसको टारगेट किया, लेकिन टाटा और बोकारो को टारगेट नहीं किया गया। नहीं हो सकता, तो टाटा बोकारो को टारगेट नहीं किया गया क्योंकि हो सकता है वहां पे उत्सर्जन नहीं हो रहा होगा। नहीं, टाटा ग्रुप का वैसे भी एक नेट न्यूट्रलिटी की तरफ उन लोगों का ज्यादा फोकस रहता है कि जितना एमिशन कर रहा है उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नहीं, तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि जो है अगर वो जो है आपका उत्सर्जन नहीं कर रहा होगा, इसलिए जो है उसको टारगेट नहीं किया गया। और दूसरी चीज है कि आपका बोकारो स्टील लिमिटेड है, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो वो भी जो है उसको कंट्रोल करके रखे हुए है ना, तो इस कारण से होगा। अब देखिए बात ऐसा है कि इस बात पे हम कभी गए नहीं कि जो है आखिर इसी को टारगेट क्यों किया गया, है ना, क्योंकि जो है सुबह से शाम तक जो है क्लासेस में हम बिजी रहते हैं, तो उतना ये नहीं कर पाए उसके लिए, ठीक है। अब नहीं तो फिर जो है एक दिन सोचे थे कि जो है HEC कॉम्प्लेक्स दुर्वा ये में इनका हेडक्वार्टर है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है, तो फिर जाके पूछते हैं उनको कि उनको टारगेट क्यों किया, ठीक है, नहीं अकेले जाएंगे, है ना, तो थोड़ा आराम से खुल के बात किया जा सकता है। चलिए अब जो है फॉरेस्ट एंड लैंड यूज पे आते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण वन क्षेत्र में कमी आपको देखने मिलेगा। लेकिन झारखंड में जो है देखिए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट में एक तरह से ग्रोथ जो हो रहा है उसके लिए कई सारी स्कीम्स चल रही हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर आप देखिएगा, मान लेते हैं मुख्यमंत्री जनवन योजना ले लीजिए, या फिर बिरसा हरित ग्राम योजना ले लीजिए, या फिर जो है आपका शहरी वनीकरण योजना ले लीजिए। ऐसे कई सारी योजनाएं जिसके कारण से वन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। बाकी बात जो है, ठीक है, अगर नॉर्मल उसको अगर छोड़ दिया जाए तो नेचुरली जो है आपका ग्रोथ नहीं होगा। और वन का मतलब ये होता है जो नेचुरली क्या हो, आपका ग्रोथ हो, ठीक है, ग्रो करे, उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, या फिर जो आपका वन के अंतर्गत रखते हैं। खैर जो भी है, ड्रॉट, कृषि को प्रभावित करने वाले सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि जो है, ठीक है, वर्ष 2000 ईस्वी से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है आपका क्या है, ठीक है, वो ड्रॉट वाली स्थिति, यानी जो है वर्षा की मात्रा में कमी देखने मिली है। हालांकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा कब आपका 2025 में, क्योंकि 2025 में अच्छी खासी बारिश हुई। लेकिन झारखंड में औसत वर्षा जितनी होती है, कितनी औसत वर्षा होती है, 1100 मिलीमीटर टू 1400 मिलीमीटर, यानी 110 से लेकर 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसमें भी लगभग जो है आपका कितना 13 से 14% कम बारिश हुई है। सोचिए, औसत वर्षा हमारे यहाँ जितनी होती है उसका भी 13 से 14% कम बारिश हुई है इतनी बारिश में। जबकि जो है 17 जून से स्टार्ट हुआ था बारिश होना, ठीक है, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर तक बारिश हुई है। तो जो है लेटेस्ट ईयर के लिए भी 13 से 14% का डिक्लाइन जी, इस ईयर का हम 25 का बता रहे हैं। खैर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। पहले खेती के लिए अनुपयुक्त माने जाने वाली भूमि पर अब खेती हो रही है, तो ये किसका प्रभाव है, आपका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आपको जो ध्यान रख लेना है, ग्रीन हाउस गैस में ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, सीएफसी, ये सब मेन है। टॉप एमिटर की बात करते हैं, कौन है, गिरिडीह। टॉप इंडस्ट्री में कौन है आपका, स्टील। मेजर इंपैक्ट क्या है आपका, डेजर्टिफिकेशन एंड हीट स्ट्रोक। और जो आपका कार्बन सिंक, जो कि फॉरेस्ट एंड ट्रीज उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं, धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जलवायु परिवर्तन, वैश्विक और झारखंड परिदृश्य। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, क्या क्या आए हुए हैं, एक एक करके बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, इन्वायरमेंटल से इंडस्ट्री पे लगता है, रोड कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को लगता है, जैसे एनएचआई, वो सबसे ज्यादा कटिंग करती है। क्या चीज फिर से बोलिए, वो जो कार्बन सेस इन्हीं को बोलने दीजिए। हाँ, इन्वायरमेंटल सेस कंपनी पे लगाया जाता है, तो ये रोड बनाने वाली कंपनी को लगता है कि रोड बनाने वाली कंपनी पर, अब इसका नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। 2070 तक नेट जीरो करना है हमें, उसके लिए कोई पॉलिसी स्टेट का भी कि मतलब स्टेट ने अभी तक से ऐसा कुछ ये नहीं बनाया है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का अगर हिस्सा है, तो फिर जो आपका स्टेट में भी वो लागू होगा, क्योंकि स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फिर क्या करती है, उसको अपनी तरीके से इंप्लीमेंट करती है। भैया मुझे सेस के बारे में, सेस कितना लगता है किसी अब नहीं कर सकते, वो उसके बारे में मैंने देखा नहीं है, ठीक है। राज्य के स्तर में सरकार नियंत्रण करने में विफल है, तो आपको लगता है इसको ग्राम सभा को सौंपना चाहिए? ग्राम सभा के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि जो है आपका वो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या को से निपट सके। जुर्माना जो है, देखिए, क्योंकि ग्राम सभा के पास इतना पावर नहीं है, वो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर काम करेगी, और उसमें अगर मानते कोई इंडस्ट्रीज लगा रहा है या कुछ भी अगर कोई प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, तो उसका कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, ग्राम सभा थोड़ी जो ये करती है। हाँ, लैंड एक्विजिशन करना हो या कुछ करना हो, तो उसमें केवल ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए होता है, बाकी उसमें थोड़ी जो है ग्राम सभा से कुछ क्लियरेंसेस वगैरह लेने होते हैं। आसपास जैसे टाटा स्टील इंडस्ट्रियल बेल्ट आसपास जितना टायर कंपनी है, पूरा धुआं इमिशन करती है, लेकिन सरकार उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये लोकल आदमी चाहेगा तो उसको बंद करा सकता है, लेकिन वो जो स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी और ग्राम सभा को पावर देगी तब ना। ग्राम सभा केवल आपका मानते जो पंचायत है, पंचायत जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कितना 29 विषय पर ही जो है एक तरह से काम करती है, 29 सब्जेक्ट दिए गए उसको, उसी पर उनको केवल अधिकार है, बाकी कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी होता तो एमिशन नॉर्म्स के अंदर ही काम करता है, यानी गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए, बात ऐसा है ना, देखिए, जो प्रैक्टिकली जैसा हम सोचते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ जो है आपका फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी तो वो लोग बोलते हैं लिमिट में रहता है, जैसे मोबाइल टावर वगैरह का, लेकिन लिमिट से बाहर रहता है, पेपर पे सब चीज़ जो है, सब चीज़ जो है आपका ये है, और इसके कारण से जो है एक होता है ना, बोलते हैं जग हसाई। अभी आपने देखा होगा जो AI समिट हुआ है ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला केस आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जो है आखिर उसने क्यों ऐसा किया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो है आपका नैक जिस तरीके से ग्रेडिंग करने के लिए जो है वो देखती है जिन चीज़ों को, तो वो दिखाने के लिए कॉलेज किसी भी हद तक चले जाते हैं, ठीक है, ऑन पेपर है ना। तो वो दिखाने के लिए बोल दिया कि भाई हमने जो है 350 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके जो आपका AI तकनीक से ये बनाया हमने, ठीक है, तो उसको ग्रेडिंग अच्छा मिलेगा तो जो है एक नाम होगा तो फिर जो आपका उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने के लिए मरेंगे, ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने के लिए मरेंगे तो जो आपका ज़्यादा पैसा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्रैक्टिकली मत जाइए, अभी फिलहाल के लिए जो है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो है आपका ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड टेम्परेचर राइज की बात करेंगे, तो ध्यान रख लीजिएगा कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैज बीन राइजिंग फॉर 150 ईयर्स। 2024 was recorded as the hottest year, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 2016 जो है आपका पिछले 150 सालों का सबसे जो है गर्म वर्ष रहा, लेकिन जो है आपका 2024 उससे भी खतरनाक रहा, यानी जो है कई सारे रिकॉर्ड टूटे 2024 में, राइट। ग्रीन क्या बोलते हैं आपका पिछले 150 वर्षों में, ध्यान रख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिससे जो कि पावर प्लांट वनों की कटाई से होता है, पृथ्वी की अपेक्षा से अधिक तेजी से गर्म कर रहा है पृथ्वी को, यानी जो है पृथ्वी जिस तेजी से गर्म होनी चाहिए उससे भी ज्यादा तेजी से ये गर्म कर रहा है ना। बिना कार्रवाई के सदी के अंत तक सप्ताह का तापमान 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है, और 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है। आप बोला अच्छा 3 से 4 है तो छोटा ही नंबर है, ठीक है, अच्छा 3 से 10 है, अरे 3 से 4 मेरे, चलिए कोई बात नहीं। पीछे वाला सर देख लीजिए सर, ये साइड वाला जो प्लॉट है, अच्छा इधर, यहाँ भी कोई अंदर में कोई सर्वाइव करते हैं कोई? हाँ बिल्कुल, छोटे जीव होते हैं, रेंगने वाले होते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पाइडर वगैरह हो सकता है, हाँ वो भी होता है, हाँ ठीक है। जब एक तरह से जब थोड़ी बहुत बारिश हो उचक के बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा छोटे सांप बिच्छू वगैरह वो लोग भी रहते हैं, ठीक है। मन के घूमने का फिर इस प्लॉट से इधर चले गए,
ठीक है, आप ही ड्रीम को सा सकते हैं। चलिए अब आ जाइए आगे। तो है ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, इसलिए सेम टाइप का प्लॉट बना हुआ है। दूसरी क्लास में पढ़ा गया। हाँ, इसके बाद आ जाइए IPCC प्रोजेक्शन फॉर इंडिया, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो है आपका अभी इससे रिलेटेड आपको सवाल भी दिखाते हैं। ये क्या कहता है, IPCC SERS सिनेरियो इंडिकेट अ राइज इन एनुअल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए तो ये झारखंड के लिए भी आपका, झारखंड के कंटेक्स्ट में भी आपको ध्यान रख लेना है। अंडर A2 सिनेरियो, ये कई सारे सिनेरियो में जो आपका ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, 2000 की बात है ये। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें, अंडर A2 सिनेरियो टेम्परेचर लाइकली टू राइज बाय 2 to 5 डिग्री सेल्सियस बाय एंड ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 2071 से लेकर आपका 2100 के बीच में देखा जाए तो लगभग कितना 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि एवरेज अगर मैं मान के लूँ 25 साल अगर आपकी उम्र है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि आप जो है 40 साल अगर जिंदा रहे, 50 साल मान के चलते हैं, है ना, ठीक है, तो भी जो है आप यहां तक जो है एक तरह से देख पाएंगे कुछ लोग, है ना। हाँ, मतलब 71 तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। हाँ, तो उस समय याद आएगा कि हाँ उदित कुशवाहा बताया था ये चीज, मतलब बात सही हो गया। 15 है तो लगभग 15 है तो 2 से 5 बढ़ेगा, मतलब ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ का एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है झारखंड का कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो है आपका कितना हो सकता है, 27 से 30 हो सकता है। ठीक है, वार्मिंग विल बी मोर प्रोनाउंस्ड इन नदर्न इंडिया, विंटर एंड पोस्ट मानसून सीजन्स एक्सपेक्टेड टू वार्म मोर देन दी समर मानसून सीजन, यानी ग्रीष्म मानसून की तुलना में सर्दियों और मानसून के बाद के मौसम में अधिक गर्म होने की उम्मीद है। इसका क्या मतलब है, ग्रीष्म मानसून की तुलना में यानी गर्मी के मौसम में अगर हम बात करते हैं, झारखंड का जो एवरेज टेम्परेचर है कितना होता है आपका, 29 से लेकर जो है आपका 45 डिग्री सेल्सियस, यही है ना गर्मी के मौसम का। ये कहता है कि गर्मी के मौसम की तुलना में सर्दियों और मानसून के बाद के मौसम में अधिक गर्म होने की उम्मीद है, यानी सोचिए कि गर्मी से भी ज्यादा जो है आपका सर्दी के मौसम में तापमान बढ़ने की संभावना है, यानी वो और ज्यादा गर्म होगा। मतलब सर्दी का मौसम खत्म, टाटा बाय बाय, समझ गए। हाँ, केवल गर्मी ही रहेगा, गर्मी का मौसम और ज्यादा गर्म होगा और सर्दी का मौसम तो और ज्यादा ही एक तरह से गर्म हो जाएगा। इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया कब, लास्ट ईयर 11 to 13 JPSC में। क्या पूछा था, ध्यान से सुनिए, ठीक है, और कौन हो किताब उठा के देखिएगा, कहीं पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये क्या कहता है, द IPCC SRES emission scenario for Jharkhand indicate that warming will be relatively greater in winter, warming will be relatively greater in summer, warming will be relatively greater in summer and winter, और warming will be relatively greater in winter and post monsoon season। सी कैसे होगा, ठीक है, ये होगा क्या आपका, ठीक है, देखिए वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मानसून सीजन, यानी जो है आपका, ठीक है, मानसून के बाद भी जो है आपका क्या है, तो एक तो ठंडे में तापमान बढ़ेगा ही, लेकिन जो है आपका जो है मानसून के बाद भी ये तापमान बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। समझ गए, तो ये एक तरह से ध्यान रख लेनी है। आइए आगे बात करते हैं। मतलब विंटर में भी वार्मिंग ज्यादा होगा। ये क्या कहता है, विंटर एंड पोस्ट मानसून सीजन्स एक्सपेक्टेड टू वार्म मोर देन दी समर मानसून सीजन। ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी है। अब स्टेटमेंट थोड़ा सा ये हो सकता है, वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मानसून सीजन, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत क्या होगी आपका, अधिक होगी। तो ध्यान रखेंगे, है ना। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, झारखंड टेम्परेचर ट्रेंड्स, ये जो आपका वर्ल्ड क्लेम के रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर विल राइज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी 2020 से लेकर 80 तक का ये आंकड़ा जो है एक्सपेक्टेड डेटा है, और ये कहता है कि जो आपका सारे जिलों में तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। और इसलिए अब आप फील करते होंगे कि पहले जितना टेम्परेचर, ऐसा कहते हैं जो है आपका जो बड़े बुजुर्ग लोग है ना गाँव में कहते हैं कि भाई रांची में सालों भर एक चादर का, मतलब गर्मी में भी जो है एक चादर का ठंडा रहता है, लेकिन अब क्या है, अब कुछ नहीं, अब गर्मी के दिन में गर्मी ही लगता है, एक चादर वाला समय गया। तो ज्यादा नहीं, 6-7 साल पहले चले जाएं तो आराम से शाम में बारिश होता था, हर दिन गर्मी। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ भाई मैं भी 15 साल से यही हूँ, ठीक है इतना भी मत बोलिए क्योंकि हमें भी पता है गर्मी में होता था, लेकिन अब सालों भर अगर कहेंगे तो हाँ, गर्मी में भी कब, गर्मी में भी आपका ये हमेशा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है अगर मानते हैं कि अप्रैल मई में थोड़ा बहुत बारिश होती है, वो जो है आपका किसके कारण, नॉर्थ वेस्टर के कारण से। ठीक है, हाँ इसका प्रभाव देखने मिल रहा होगा क्या सर एसी तो लगता है कोई काम का ही नहीं, पता ही नहीं चलता चलता है कि नहीं, कोई टेम्परेचर में फर्क ही नहीं आता, खाने के लिए लगाया गया खाली से वो शोर के लाइट जल रहा है। ठीक है ना, कभी कभी एहसास ही काफी होता है। नहीं हो के भी अगर
कुर्सी का एहसास ठीक है, बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ठंड, गर्मी, सर्म, ये सब जितना फील कीजिएगा उतना ज़्यादा लगेगा, समझे। अच्छा, अगर ठंडे के दिन में भी आप करें भाई बहुत ठंडा लग रहा है, शरीर अपने आप कांपने लगेगा, ठीक है, अरे भाई बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है। शर्म में भी वैसे ही है, अरे हमसे नहीं हो, ठीक है, और ज़्यादा शर्म लगेगा। तो बी बेशरम, बी केयरलेस। आइए इधर पढ़िए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान जो है बढ़ेगा 2020 से लेकर अगर 80 तक का ये डेटा कहता है ना। विंटर टेम्परेचर प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 4.78 डिग्री सेल्सियस टू 5.2 डिग्री सेल्सियस, यानी हायर राइज देन समर। तो ध्यान रख लीजिएगा, यानी सोचिए कि जो है आपका ठंडे के दिन में जो है, अगर ठंडे के दिन में देखिएगा तो हमारे यहाँ पे जो है कितना आपका 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। आप समझिए कि ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मान के चलते हैं 19 से लेकर के आपका कितना हो सकता है, आपका पूरा 20 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। और जो है 19-20 जो है ना नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे अभी का टेम्परेचर कितना है, अभी अगर हम देखेंगे तो 26 है ना, अगर इधर भी लिखा हुआ है, चलिए जितना भी 25 डिग्री सेल्सियस। अब मान के चलिए अगर इसमें थोड़ा कम भी हो जाए, जैसे सुबह सुबह अगर हम बात करें कितना होगा, 20 होगा। सुबह ठंड तो नहीं लग रही थी, ठीक है, नॉर्मल ही था। समझिए कि जो है ठंडे के मौसम में नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, ठीक है। कड़ाके की ठंड कितना डिग्री जब शरीर की 206 हड्डियों से वो टक 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 आवाज आने लगे तो उसको कड़ाके की ठंड कहते हैं, जब आपको कम्बल से निकलने मन नहीं करे। समझ गए। सर आगे जोड़ना था ना, इस कॉल कड़ाके की ठंड। ठीक है, हाँ वही उतना समझ जाइए, ठीक है। तो शरीर की 206 हड्डियां जब आपस में टकरा कर जो है वो कड़कड़ाने लगे, समझ लीजिए। या किसी छोटे बच्चे को खड़ा कर दिए, अगर उसका दांत ऐसे करने लगे तो समझिए कड़ाके की ठंड पहुंच गई है, समझ गए। समर टेम्परेचर प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 2.3 डिग्री सेल्सियस टू 3.00 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दी सेम पीरियड, यानी इस अवधि के दौरान, इस अवधि का मतलब कौन सा आपका 2020 टू 2080, इस बीच में जो है आपका गर्मी के मौसम का तापमान जो है आपका मान के 2.5 से लेकर 3 तक एक तरह से बढ़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ये क्या है आपका, ये जो है ना जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक का पूरा एक ग्राफ बना हुआ है, और इस ग्राफ में जब आप देखेंगे तो जो है आपका सबसे ज्यादा जो है सबसे ऊपर हमेशा कौन सा दिख रहा है आपका, कौन सा महीना, मई। बोलते हैं ना मई का महीना सबसे गर्मी होता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा का अकॉर्डिंग देखिएगा तो मई का महीना हमेशा जो है आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। नींद आ रही क्या? हाँ, आंखें लुप-लुपा रही हैं। नहीं पता आपको, ज्यादा ब्लिंक करना है। वो तो मतलब मृत्यु इनको जो है बोतल का पानी निकलिए, शराब दे दीजिए इनको। मेंस में ये ग्राफ दिखाना चाह रहा है, नहीं जाएगा? अगर दिखा सकते थे अच्छी बात है। ध्यान रखें, द लोवेस्ट, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। भैया भी पलट के देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना आप इसको जो है आपका दिमाग थोड़ा हैंग होगा। अब क्या, द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर इन 2080 विल बी हायर देन द हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर इन द 2020s, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ठंडा में कहीं पहले 18 डिग्री है, ठंडा का नहीं, यहाँ जो है क्या आपका, मिनिमम टेम्परेचर का, ठीक है, हाँ कि जो पहले जो बोलने से बोलो। चलिए आइए आगे। तो 2080 में सबसे कम न्यूनतम तापमान जो होगा, ठीक है, सबसे कम न्यूनतम तापमान 2080 में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, वो 2020 के उच्चतम न्यूनतम तापमान से अधिक होगा, ठीक है। 2020 में, ठीक है, 2020 में उच्चतम न्यूनतम तापमान कुछ होगा कि भाई हाईएस्ट जो आपका मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे इतना होता है, ठीक है, एक रेंज होगा ना कि जो है आपका इतना से इतना तक, तो हाईएस्ट जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो 2080 में जो आपका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा उससे वो जो है क्या होगा 2080 वाला ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि हम उस समय और ज़्यादा एक तरह से वार्म फील करेंगे, ज़्यादा गर्मी फील करेंगे, ठीक है, खतरनाक वाला, मतलब ठंडे के मौसम में भी गर्मी ही लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो केवल हवाबाजी है, मोदी जो तो 2047 ठीक है, बोले वो सिर्फ हवाबाजी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2022 तक में किसानों की आय डबल हो गई होती है, मेरा भी इनकम डबल हो गया होता, ठीक है। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री बंद है अब फिर से चालू हो गए कोल वाले। अब आइए यहाँ पे मजबूरी है बेचारा का। रेनफॉल पैटर्न, आइए यहाँ पे, ठीक है।
1956 से लेकर के 2008 तक का डेटा क्या कहता है कि शो नो फिक्स रेंज, हेवी फ्लक्चुएशंस ऑब्जर्व्ड। अगर हम बात करते हैं 1991, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 1991 से लेकर अगर 2000 के बीच देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है आपका बारिश हुई कितना, 162 सेंटीमीटर, यानी 1623 सेंटीमीटर जो आपका बारिश हुई। कब? 1991 से लेकर के आपका 2000 के बीच में, ठीक है। झारखंड का ही इका लिखा है यहाँ, झारखंड में लिखा है जी, ठीक है। 1956 से 60 के बीच बात करते हैं, रिसीव द मिनिमम एवरेज रेनफॉल इन द स्टेट, ठीक है, स्टेट मतलब झारखंड ही, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने बोला बताओ देश की राजधानी कहाँ है, तो अगले ने कहा कि दिल्ली। बोला हम थोड़ी पूछे थे कौन देश का, गलत हो गया, हम तो नेपाल का पूछ रहे थे। वही चीज है, स्टेट मतलब यहाँ झारखंड, क्योंकि हम झारखंड जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इरेगुलरिटी लीड्स टू, ठीक है, साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, यानी बढ़ती अनियमितता के कारण बाढ़ और सूखे एक साथ होते हैं। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये जो है आपका सबसे ज्यादा बारिश कब हुई है? सबसे ज्यादा बारिश हुई है 1991 से लेकर 2000 के बीच में हुआ है। सबसे कम अगर हम बारिश की बात करते हैं तो कब हुआ आपका? 1956 से 60 के बीच में हुआ, ठीक है। अगर पोस्ट 2000 अगर यानी 2000 के बाद अगर देखेंगे तो लगातार जो है आपका ड्रॉट देखने को मिला है। कहां पे? आपका झारखंड में, यानी वर्षा की मात्रा में कमी आई है, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा सा, या ये जो एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, बार ग्राफ बोलते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। खैर उतना दिमाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 2001 से लेकर 2008 के बीच की बात करते हैं, पिछले दशकों की तुलना में वार्षिक वर्षा में भारी गिरावट देखी गई है। 2000 के बाद अगर देखेंगे राज्य ने बार बार भयानक सूखे का सामना किया है। 2010 में झारखंड के 2400 जिले सूखा प्रभावित थे, 2015 में झारखंड के 2400 जिले सूखा प्रभावित थे, ठीक है। 2000 अगर हम 19 की बात करते हैं तो झारखंड के 8 जिले सूखा प्रभावित थे, ये मत याद है 2019 वाला। 2000 अगर हम 21 की बात करते हैं तो झारखंड के 22 जिलों के 226 ब्लॉक को जो है आपका ड्रॉट डिक्लेयर किया गया था। 2022 में आ जाइए तो वहां पे जो आपका 17 जिलों के 157 ब्लॉक को ड्रॉट डिक्लेयर किया गया। तो ये जो आपका लगातार जो आपका ड्रॉट जो है देखने को मिलेगा, कहां पे? झारखंड में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सूखा राहत के तहत कितना राशि मिलता है? 3500 रुपया, हाँ, ठीक है, ठीक है। मॉनसून 2023 के बाद ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्मल रेनफॉल 1900 लेस देन एवरेज, यानी जो आपका मॉनसून 2023 की बात करते हैं केवल 4 जिले सामान्य वर्षा हुई और 19 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। 2025 की बात करते हैं तो जो औसत वर्षा हमारे यहाँ पे जितना होता है उसका 1314% तक कम बारिश हुई। जबकि सोचे कितनी बारिश हुई 2025 में, है ना। मतलब जो है कई जगह ऐसे थे जहां पे जो है आपका मतलब समझिए कि घरों में पानी घुस गए, इतना ज्यादा बारिश हुई, लेकिन फिर भी जो है याद रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो 47% की कमी, यानी 2010 से लेकर अगर 2010 की बात करते हैं तो पहली बात की जो आपका झारखंड के 2400 जिले सूखा प्रभावित थे। इसके कारण से देखेंगे खाद्य उत्पादन में 50% से अधिक की गिरावट एक तरह से देखने को मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है मानसून पे ही डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा। आप बोले यहाँ भी पूरा भारी बारिश हुआ, लेकिन हम लोग उत्तराखंड के फेस में देखते हैं कि वहाँ बादल फटने से इतना बारिश हुआ, लेकिन यहाँ बादल फटना और यहाँ इंजन करते जाते हैं। ठीक है, बादल फटने का मतलब क्या होता है? यहाँ कहाँ बादल फटने का मतलब वही तो समझना चाहते बादल मतलब सारा सब्जेक्ट मेरे से पूछना है। बादल फटने का इतना तो हमको पता है कि आपको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसको बोलते हैं थेथरई। चलिए खैर कोई बात नहीं, है ना। बादल फटने का मतलब सिंपल सा है कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पानी जब गिर जाए उसको बादल फटना कहते हैं, ठीक है। अब जो है उत्तराखंड जैसे अगर ये की बात करते हैं तो क्योंकि वो एक क्या आपका हिल स्टेशन वाला एक तरह से ये है, ठीक है, ऊंचाई पर मतलब है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो कई बार क्या है कि जो है आपका अगर बहुत नज़दीक क्लाउड के टाइप आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़े है ना, कौन कौन सा टाइप पढ़ा आपने? ठीक है, साइरोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, है ना, हाँ, क्यूमुलोस्ट्रेटस पढ़ा है ना ये सब। तो क्लाउड के मेनली 3 टाइप होते हैं, जिसमें से आपका जो ऊंचाई के आधार पर ये किया गया है। और जो नीचे वाले होते हैं जो 2000 मीटर से नीचे होते हैं, यानी 2 किलोमीटर से भी नीचे होते हैं, उसी से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। जैसे वर्षा कपासी मेघ है ना, उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एकदम काले काले बादल होंगे, नज़दीक होते हैं, ठीक है, और
जो है आपका हेवी रेनफॉल होती है। अब मानते हैं ऐसे क्लाउड का फॉर्मेशन उस एरिया में हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बादल जब एक तरह से तेजी से नीचे की ओर उतरेंगे तो वो क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये अलग बात है कि आपका फ्लोट कर रहा होता है ऊपर, लेकिन जब वो तेजी से नीचे उतरेगा अगर वो मेल्ट ना हो पूरी तरह से तो क्या होगा, कई बार होता है आपने देखा होगा वो ये के फॉर्म में, ओला के फॉर्म में गिरता है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह पे गिर जाए तो क्या होगा आपका बादल, क्लाउड बस्टिंग की तरह से बादल फटने का, 10 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड वैसी स्थिति वाला जगह है ही नहीं जहाँ पे जो है बादल फटने जैसी चीजें हो, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल तरीका से कराया जाता है तो क्लाउड सीडिंग के तहत होता है, ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या है कि क्लाउड जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है ताकि वो बारिश हो, वही हाइग्रोग्राफिक न्यूक्लियर, ठीक है, यूएई वगैरह में कराया जाता है। बहुत सारे जगह पे, दिल्ली में करवाया गया, ठीक है, अमेरिका ने पहले प्रयोग किया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर, है ना, तो वो एक अलग चीज है। झारखंड वैसी झारखंड का वैसा स्थिति नहीं है कि यहाँ पे जो है आपका बादल फटने जैसी चीजें एक तरह से हो। उत्तराखंड एक अलग ये में है, ठीक है, इस कारण से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2000 के बाद जो है लगातार एक तरह सूखा वगैरह देखने मिला है, ये याद रख लीजिएगा। आ जाइए आगे, सवाल क्या पूछा 11 to 13 जेपीएससी में, ध्यान दीजिएगा, कहता है फ्रॉम द डिकेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट 1956 से लेकर कब 2008 तक का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। सी मिनिमम नहीं मैक्सिमम रेनफॉल, ठीक है, यहां कहता है द स्टेट विटनेस सीवियर ड्रॉट्स पोस्ट 2000 के बाद जो है भयानक ये सूखा पड़ा, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है रेनफॉल वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग 1991 to 2000, ये भी सही है। मिनिमम एवरेज रेनफॉल वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1991 to 2000, ये गलत है। पहली बात की जो है आप देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट ही एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, तो अब जब एग्जाम में आएगा ना तो आप देखिए कि जो है आखिर ये जब दोनों, तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, यानी जो है ये दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब 50% चांस है, ठीक है, कि जो है आखिर क्या होगा, सो तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। एंड 2001 to 2008 विटनेस शार्प डिक्लाइन इन एनुअल रेनफॉल, तो बेसिकली जब आपका लगातार सूखा पड़ा है तो शार्प डिक्लाइन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है आपका सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही जो है चल रहे हैं, तो यहीं पे दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो ऐसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं आपका हेल्थ इंपैक्ट, वेक्टर बोर्न डिजीजेज, मलेरिया, डेंगू, है ना, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां जो है आपको ये क्लाइमेट चेंज के कारण देखने मिलेगा। केसेस हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू द बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, सडन क्या है आपका वॉरिसम राइज इन केस लिंक्ड टू हेवी रेनफॉल, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ऐसे जो है बीमारियां, है ना, वो काफ़ी तेज़ी से क्या होती है आपका फैलती हैं। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है इसके लिए अलग से जो है आपका झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेक्टर का एक अलग से रिपोर्ट आया था जो 2000 जो है आपका 22 से लेकर के 27 तक एक तरह से एप्लीकेबल है, 17 से 27 है, आई थिंक 17 से 27 है। वैसे उतना जरूरी नहीं है लेकिन आप मन करेगा तो देख लीजिएगा, वैसे सवाल नहीं है, वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें आप पढ़िएगा कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसमें जो है आपका ये क्या बोलते हैं उस ये को राइजोबियम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण से जो है आपका होता है, ठीक है। खैर एक वो मच्छर है, एक क्यूलेक्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो पीछे पूंछ उठा हुआ रहता है, वो मार्शी रीजन में, हाँ नहीं वो आपके लिए था, पूंछ उठा हुआ रहता है, सो है ना, उसके काटने से नींद वाली बीमारी होती है, इतनी नींद आएगी कि वो जो है कहानी खत्म हो सकता है। और वो हमारे यहाँ पे लाइक अंडमान निकोबार वगैरह चले जाइए, एकदम जो थोड़ा सा ये एरिया होता है ना, वेटलैंड एरिया होता है वहाँ, बीमारी कौन सा है, कौन काटा होगा? उनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। हम बाकी हम सारे लोग बीमार हैं, ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो 2011 में राज्य में फिर से एक तरह से उभरा जिसमें से 816 मामले दर्ज किए गए। भारी वर्षा से जुड़े मामलों में अचानक चिंताजनक वृद्धि हुई है। बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ठीक है, के कारण मामलों में कमी आई है। अब ध्यान रख सकते हैं वायरस का प्रसार परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है। कठोर सर्दियों वाले क्षेत्रों से एक तरह से क्या होगा, वायरस का प्रसार थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उससे जो है आपका, क्योंकि आसानी से जो है ना जो जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है उनको एक मीडियम मिल जाता है। तो इसलिए जब आप देखिए सर्दी ठंडे के मौसम में बीमारियां थोड़ी कम और जो है आपका बरसात के मौसम में बीमारियां ज्यादा होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा उस समय होता है, खास करके इस तरह की बीमारियां।
अब अगर हम बात करते हैं तो 22% जो है आपका, ठीक है, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है, किसके कारण से? इस क्लाइमेट चेंज के कारण से। 54% जो है आपका अंडरवेट और जो आपका 49% जो आपका स्टंटेड, यानी जो आपका जो है अविकसित ये के शिकार हैं, या बौना जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, 73% जो आपका एनीमिया, यानी वुमन सफरिंग फ्रॉम सम डिग्री ऑफ एनीमिया। और इसलिए आप देखिएगा एक सरकार ने जो आपका SAAMAR है ना, ठीक है, समर जो कैंपेन लॉन्च किया, ये एनीमिया रिडक्शन के लिए ही है ना। इसके बाद और एनीमिया और मैल न्यूट्रिशन दोनों है इसमें, ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, है ना सब। हाँ, इसके बाद जो है 46.3% अगर आप देखेंगे तो BPL रूरल पॉपुलेशन, जो कि इसमें आप देखेंगे 2004 से लेकर 5 तक का डेटा लिया गया है, हाईली वल्नरेबल, यानी जो आपका ग्रामीण आबादी, ठीक है, अत्यधिक संवेदनशील है। कितना आपका? 46.3%। हालांकि नए रिपोर्ट ये कहते हैं कि जो आपका 2020 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि जो आपका झारखंड पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या जो आपका कहां पे, वो झारखंड में ही रिकॉर्ड किया गया। ये जो आपका पुराना है, 2020 का है। हालांकि जब आप ये जो नीति आयोग जो है ना आपका, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करती है, उसमें आप देखेंगे तो थोड़ा जो आपका कमी देखने को मिला है। कहां पे? झारखंड में। पढ़ लीजिएगा ये सब जो इंडेक्स वगैरह है, सब है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं आपका कौन सा? इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। वेजिटेशन चेंजेस आर फोर्सिंग स्पेसिफिक बर्ड स्पीसीज टुवर्ड एक्सटिंक्शन, यानी वनस्पति परिवर्तन पक्षियों की विशिष्ट प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रही है। आप देखें कई सारे ऐसे पक्षियां हैं जो अब धीरे धीरे क्या हो चुके हैं आपका, ठीक है, खत्म हो रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि गोरैया वगैरह आपको बहुत ज्यादा देखने मिल जाता होगा, अब जो है देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। कौवा, चील, ऐसे बहुत सारे पक्षियां आपको देखने मिल जाती थी, है ना, लेकिन अब वो नहीं मिलते। जब मैं छोटा था ना तो गोरैया को कैसे फंसाता था मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सूप तो जानते ही हैं, ठीक है, तो सूप जो है क्या कर दिए, एक जो है डंडा डाल करके उसको ऐसे अटका दिए और नीचे खाने का डाल दिए, और उसको एक रस्सी से जो है आपका दूर कहीं छिप सके वैसे जगह पे उसको खींच के ले गए, और जो है चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। जैसे गोरैया आई है ना, गोरैया पकड़ने जा रहे होंगे, अब जो है जैसे ही जो है गोरैया आई वहां पे खाने के लिए, उसके बाद वैसे ही क्या कर दिया, रस्सी खींच दिए, तो सूप या टोकरी वगैरह है वो जो है ढक जाता था। फिर उसको पकड़ते थे, फिर उसको उड़ाते थे, बहुत, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ वहाँ पे क्या हुआ कि जो है एक पड़की समझते हैं ना, ठीक है, वो चलाया कहीं से, अरे कबूतर की तरह होता है, नहीं, बटेर अलग होता है, कबूतर की तरह है, समझ लो, कबूतर की तरह होता है, ठीक है। तो वो जो है घुसाया, ठीक है, फिर उसको ना क्या किया, मैंने पकड़ लिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमको लगता है कि 3-4 महीने हो रहे होंगे, है ना, तो पकड़ लिया उसको, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद फिर उड़ा दिया उसको। अरे नहीं, हाँ ऐसे ही होता है। हम लोग पणकी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमको नहीं पता, गांव घर वाले हैं ना, तो इसलिए। चलिए, ग्लोबल प्रोजेक्शन 1/4 ऑफ अर्थ बर्ड स्पीसीज कुड बी एक्सटिंक्ट बाय 2050। 2050 तक जो है आपका, ठीक है, पूरी दुनिया का 1/4 जो आपका पक्षी की प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव आग के लिए अनुकूल शुष्क स्थितियां पैदा करती हैं। झारखंड में देखिए फॉरेस्ट फायर का जो मेन रीजन क्या है, यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट झारखंड में? 85%। वाह, 2 तरह का मिलता है, एक मॉइस्ट एक ड्राई। हमको उससे मतलब नहीं है, हमें ड्राई वाला बता दीजिए कितना है, ऑप्शन दीजिए, ठीक है। हम बताए हाँ आपको याद 93.25% बताया था ना। तो लगभग जो है इसके कारण से क्या है कि झारखंड में अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण से अब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा है। अब क्या है कि फॉरेस्ट फायर जो है आपका उसके कारण से ज़्यादा हो जाता है। कई बार थोड़ा बहुत भी आग लगा कहीं पर तो पूरा जो आपका आग पूरे जंगलों में फैल जाता है, ठीक है। अब इसके कारण से अगर जंगलों में आग लगेगा तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, आपका प्रभावित होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जो आपका जो वेजिटेशन के स्पेसीज हैं वो सारे के सारे जो है पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना। हाँ पता नहीं, अब इसमें नहीं, इसका नहीं ये दिखाया था, ठीक है। फॉरेस्ट फायर इन अमेजन फॉरेस्ट इंक्रीज बाय 85% इन 2019। तो अगर आप देखेंगे 2019 में अमेजन के वनों में आग की घटनाओं ने 85% की एक तरह से वृद्धि देखने को मिला है। याद होगा कोविड के समय जो आपका अमेजन के जंगलों में आग लगे हुए था, ठीक है। सुना, अमेजन भाई जिसको अर्थ का लंग्स कहा जाता है ना, यानी पूरे पृथ्वी में जितना ऑक्सीजन है ना उसका 20% जो है आपका प्यूरिफाई कौन करता है, आपका ये अमेजन का जंगल करता है, ठीक है।
तो है सबसे बड़ा जो आपका क्या है, आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड पावर सेक्टर, ठीक है। IIM अहमदाबाद, वो IIM जो है ना, ये अहमदाबाद को ये करता है, ठीक है। स्टडी इसका रिपोर्ट क्या कहता है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री इज प्राइमरली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें ये होंगी। तो उद्योगों पर जलवायु प्रभाव मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, परिवहन, जल को नुकसान के माध्यम से होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है थर्मल पावर की बात करते हैं, तो ठीक है, बढ़ता तापमान उत्पादन सुविधाओं की दक्षता को क्या करेगा, आपका कम करेगा, ठीक है, सीधे एफिशिएंसी को ही इंपैक्ट करता है, ठीक है। बांधों में पानी की उपलब्धता में बदलाव बिजली उत्पादन को क्या करेगा, आपका प्रभावित करेगा। बांध के पानी जो है क्या होंगे, धीरे धीरे जो आपका कमी होते जाते हैं, कई सारे डैम वगैरह के पानी जो है आपका कम होते जाते हैं, तो बिजली उत्पादन कम होगा, ठीक है। एनर्जी डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू हायर यूजेस ऑफ इंडोर कूलिंग सिस्टम, जैसे एसी है ना। अब देखिए पहले जो है आपका गिने चुने लोगों घर में एसी वगैरह हुआ करते थे, अब इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो देखिए तरीका बढ़िया इन्होंने अपना दिया, ठीक है कि भैया कि 10%, 20%, 30% पे करो, एसी लगाओ, 3 महीना तक जो है आपका इंस्टॉलमेंट दो ही मत, 3 महीना बाद उठा के ले जाएगा। गर्मी पार ना, तो पूरा पैसा देना है, एसी भी लग गया और काम भी हो गया, उससे किसको फर्क पड़ता है, अगला साल नहीं ना ले पाएगा, अगला से दूसरा, उससे फर्क नहीं। दुकान वाले बिना सिविल स्कोर के भी बोलते ठीक है चलो दे दिए, और घर में 4 लोग भी तो रहते, 4 साल तक ऐसे निकल जाएगा, 5वें साल कोई और आ जाएगा तो उसके नाम से ले लेंगे, 5वें साल में पहला वाला कैसे मिल जाएगा? 5वें साल में शादी हो जाएगा, ठीक है। तो पता चला ससुराल वालों से मिल गया एसी। परमानेंट। तो क्या है कि जो आपका लोग तरीके अपना लिए हैं, तो इसलिए जो है पहले ये जो बहुत सारे ऐसे जो आइटम्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स वगैरह भी ले लीजिए, तो क्योंकि जो है अब सीधे जो है EMI पे मिल जाता है, तो कोई भी लोग ले लेते हैं, कि नहीं। नहीं लिए खाली बेना, फीस कहाँ से भरा है? चलिए यहाँ पे आते हैं अगले ये पर, चलो डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल की बात करते हैं, हाई वल्नरेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, गढ़वा और जो आपका कौन सा है, पलामू। मॉडरेट वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें बोकारो, धनबाद और हजारीबाग है। रीजनल ट्रेंड की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जिसमें संथाल, परगना शो रिलेटिवली हायर वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिस्क एंड लो रेजिलियंस, यानी जलवायु जोखिमों के संपर्क और कम लचीलेपन के आधार पर यह गणना की जाती है। तो केवल आपको याद रखना है कि कौन जो आपका, ठीक है, ज्यादा वल्नरेबल है, कौन जो आपका कम वल्नरेबल है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये आप यहां पे देखिएगा वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, रेड क्रॉस, ठीक है, ये क्या कहता है, हाई वल्नरेबिलिटी, ऑरेंज मॉडरेट, और जो आपका ये क्या कौन सा क्या लिखा हुआ है, 22, ठीक है, लो वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मिटिगेशन में कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि देखिए आप क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। रोकने का मतलब पूरी तरह रोक देना वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, उसी चीज़ को क्या कर दें, आपका कंट्रोल कर दें। जैसे मान लेते हैं कि हम जो है GHG एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम क्या करेंगे, GHG एमिशन को कम करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को, मेन तो वही है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है, आप यहां पे देखिएगा कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कहलाता है। सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से तरीके हैं, तो स्विच टू विंड, सोलर और हाइड्रो पावर फ्रॉम फोसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन से पवन और जो आपका सौर जो आपका जल विद्युत पर स्विच करना। तो इससे क्या होगा आपका, क्योंकि फोसिल फ्यूल जितना ज्यादा यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ज्यादा रिलीज होगी, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतराएं आएंगी, तो उसमें स्विच करेंगे। एक बात बोलना था वहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग तो बोल रहे हैं नितिन गडकरी जी की 2030 तक ईवी हो जाना चाहिए 100%, ठीक है। हम लोग जो जितना भी बोल रहे हैं, हम लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन जो बिजली का है वो कोल से कर रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं कि ईवी पे ट्रांसफर, कैसे ईवी पे हो जाए जब मैक्सिमम प्रोडक्शन कोल ही पे है। तो बात ऐसा है, देखिए छोड़ दिए, उस टारगेट तो रखना ही पड़ता है ना। जैसे आप लोग का भी टारगेट होगा कि जो है 2024 तक नौकरी ले लेना है, फिर भी तैयारी 26 में भी कर रहे हैं ना, वैसे ही वहां भी होता है, ठीक है। लेकिन टारगेट तो अचीव धीरे-धीरे हो रहा है। मैंने भी अपने घर में बोला था कि 2015 में एनी हाउ नौकरी लेके दिखा देंगे, ठीक है, आज तक नहीं ले पाए। अब कभी नहीं बोलते घर में जाके कि अब नौकरी लेंगे सर, क्योंकि घर वाले हमें कभी फोर्स किए नहीं कि हाँ नौकरी करनी है। नहीं, सही है, नहीं डराने वाली बात नहीं है, देखिए कोई बात नहीं, ठीक है। पॉलिटिशियन है, उन लोग का तो बात पलटना है, पैसा छाप रहे हैं, कौन, हम लोग को क्या लग रहा है,
टीचर हम लोग को बुरा लग रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, कई बार जो चीजें जैसी आपको लगती हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है। रियलिटी उससे भी ज्यादा खराब होता है ना। आप अरे आप दे रहे हैं क्या ये लोग? अरे इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। यूज ऑफ एफिशिएंट एप्लियंसेस एंड जो आपका फिक्सचर्स, तो जैसे क्या है कि अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस आते हैं जो एनर्जी को सेव करने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक जो आपका, ठीक है, वो स्टार वाले जो आपको देखते होंगे कि 4 स्टार 5 स्टार है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपका देखिएगा 3 स्टार, तो जितना कम स्टार होगा, है ना, जितना कम स्टार होगा उतना उसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा स्टार होगा, जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो बल्ब हो, अब बल्ब भी जो एलईडी बल्ब आते हैं वो भी स्टार वाले आते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बी रेटिंग कहा जाता है उसको, हाँ वही बी रेटिंग या बीईई रेटिंग कह लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो है ना आपका कई सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस सब जाते होंगे लेने के लिए, अब सब में आपको ये वाला देखने को मिलता होगा ऑलमोस्ट, और उसमें लिखा रहता है कि कितना इलेक्ट्रिक जो है आपका ये कितना पावर कंजम्पशन जो है इसका है, सो है ना। तो जितना ज्यादा स्टार वाले वही कहता है कि अगर मान लेते हैं कि जो एफिशिएंट अगर आप एप्लियंसेस का यूज करते हैं तो कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड ओशंस टू इंक्रीज जीएजी स्टोरेज, यानी जीएजी भंडारण बढ़ाने के लिए वनों और महासागरों की रक्षा करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कौन सा? वो अलग चीज है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी को सेव करने के लिए ही है वो भी, ठीक है। हाँ कि चलिए आते हैं आगे। तो कुछ चीजें जो आपका जो पीछे हमने पढ़ा, मेन चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। अब आ जाइए सीधे जो आपका क्लाइमेट चेंज एंड झारखंड पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। सबसे पहले आते हैं आपका ग्लोबल कंटेक्स्ट आईपीसीसी रिपोर्ट, ठीक है, वही इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 2007 में आया। क्या हो गया? अरे सर ये केवल हेडिंग वाला है कि क्या क्या चीजें इसमें है, सो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको लगा है आज तक कि कोई चीज को स्किप किया, ठीक है। देखिए झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जेएपीसीसी 2014 में आया। ग्रीन झारखंड मिशन, इसका झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो कि लास्ट ईयर सवाल पूछा था इससे रिलेटेड, मुख्यमंत्री जनमन योजना और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया का जो 8 मिशन था उसमें कौन कौन शामिल था? आइए ना, उसी के बारे में तो बात करने वाले हैं इसमें, हाँ ठीक है, सब चीज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक ही बार में छत नहीं चढ़ सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ही बार, हाँ अगर एक ही बार में जाना हो तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक है, एंड लास्ट में ये थैंक यू आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक मेरे दादाजी एक कहावत बोलते थे, थीरा से नीरा उतरा से बोरा, इसका मतलब होता है हैव पेशेंस पेशेंस पेज, यानी धीरज रखिए, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ नहीं, वो जो है 2023 में ईश्वर को प्यारा द फोर्थ, हाँ नीरा बिहार में पता है? अब मुझे बिहार का नहीं पता, ताड़ी हाँ नहीं, नीर जल, नीर तो पता है कि जल को कहा जाता है, ठीक है। तो जो है आपका जैसे नीर मतलब एक तरह से क्या हो गया आपका, जल तो है लेकिन उसमें भी शुद्ध है ना, प्योर जिसको एक तरह से बोलते हैं। खैर द फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द आईपीसीसी, ठीक है, कंफर्म अनसर्टेनिटीज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, यानी जो है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की चौथी आकलन रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के बारे में कई अनिश्चितताओं की पुष्टि की है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो मानव जनित कारक, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, ज्यादातर जो आपका CO2 मौसम के पैटर्न में बदलाव के लिए क्या है आपका जिम्मेदार है, ठीक है। इम्पैक्ट विल हैव सीवियर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑन दी होल स्टेट, यानी इसका प्रभाव पूरे राज्य में क्या होगा आपका गंभीर रूप से नकारात्मक जो है देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसमें तो जो है इसमें 4 एक तरह से मेन ये हैं, कह लीजिए इसको प्रोग्राम कह लीजिए या लाइक एक तरह 4 तरीके से इसको जो है आपका ये किया गया, 4 पिलर्स कह लीजिए। पहला आपका स्टेट अप्रोच में ध्यान रख लीजिएगा, तो उसमें क्या है आपका कि डिपार्टमेंट्स एक्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, यानी विभाग प्रदूषण को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए कार्य करते हैं। कौन से? स्टेट गवर्नमेंट के, है ना, जितने भी विभाग होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि जो आपका ठीक है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का काम किया जाए। दूसरी चीज, एक्टिविटीज आर नॉट डिजाइन विद स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑब्जेक्टिव, यानी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन समन के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं, ये एक बड़ी कमी आपको देखने मिलेगा।
पॉलिसीज ऑपरेट ऑन बिजनेस यूजुअल सिनेरियो, यानी नीतियां व्यापार जैसी सामान्य परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आपका माइनिंग और जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो उसके अनुसार काम करता है, न कि जो आपका, ठीक है, किसके आधार पर, जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के आधार पर किया गया है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें से आपका क्या आता है, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपको याद होगा हमने बात किया था कि कब इसको जो आपका ये किया गया, पिछले क्लास में आपको डेट के साथ बताया था, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाया गया कब, आपका 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 2001 को, लेकिन फंक्शन करना कब से शुरू हुआ, 15 दिसंबर 2001 से, ठीक है। अब क्या है कि कई जगह पे हमने ये देखा कि डायरेक्ट लिख दिया कि एस्टैब्लिश कब हुआ आपका 15 दिसंबर 2001 को, लेकिन एक्चुअली में इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, 9 सितंबर 2001 को, ठीक है। किसके अनुसार, तो ध्यान रखेंगे वाटर एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रख लेनी है। जो ये है ना, क्या बोलते हैं आपका, सेक्शन 4 regulates under Water Act 1974 and Air Act 1981 launched Vision 2012-17 for sustainable resources use, यानी संसाधनों के सतत उपयोग के लिए विजन 2012-2017 लॉन्च किया इसने। Encourages industries to switch to environmentally friendly technology, यानी उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीक पर स्विच करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करने का काम करता है, और जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम या उसको जो है इंप्लीमेंट करवाने का काम इसी के अंडर आता है, ध्यान रख लीजिए। 2012-17 मतलब क्या करना था उसको, 2012 से 17 नहीं, इन्हें इसने विजन 2012-17 एक तरह से लॉन्च किया, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल जो है आपका रिसोर्सेस यूज के लिए, ठीक है, या यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका कौन सा, झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल, यानी जो आपका JSCCC, एस्टैब्लिश इन कोलैबोरेशन विद UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको ये किया गया। रोल क्या है इसका, तो एडवाइजरी बॉडी है टू द गवर्नमेंट ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन, यानी जलवायु अनुकूलन पर सरकार को सलाह देने वाली क्या है, एक संस्था है, ध्यान रखेंगे। काम क्या है, तो क्रिएट नॉलेज प्रोडक्ट एंड ब्रीफ लिस्ट ऑफ मिटिगेशन ऑप्शंस, यानी ज्ञान उत्पाद और शमन विकल्पों की सूची बनाना इसका मेन काम है, कि आखिर किस किस तरीके से हम शमन कर सकते हैं, उसका मिटिगेशन कर सकते हैं। सपोर्ट्स कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास का भी समर्थन करता है, यानी उनके ये के लिए काम करता है कि कैसे जो है आप चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली इसका डेट हमने देखा नहीं है, तो केवल आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। सवाल पूछा कि स्टेट क्लाइमेटिक सेल हैज बीन एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ झारखंड इन कोलैबोरेशन विद, ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है तो आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका झारखंड एनर्जी पॉलिसी 2012, ये क्या कहता है, तो अडॉप्टेड टू रिड्यूस GHG एमिशन वाया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनाया गया। गैर पारंपरिक का मतलब जो परंपरागत नहीं है, जैसे कोयला क्या है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, क्या है आपका गैर परंपरागत है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि जो है बात करें हाइड्रो पावर न लेकर के जियोथर्मल पावर, विंड एनर्जी ले लेते, ये सब क्या आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो इनको अपना करके जो है आपका GHG को कम करने के लिए इसको ये किया गया। 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर फॉर 10 ईयर्स फॉर द रिन्यूएबल जनरेशन, यानी अगर कोई कंपनी है, कोई अगर प्लांट लगाते हैं और जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो उसको 10 वर्षों के लिए 50% बिजली शुल्क की छूट भी दी जाएगी इस पॉलिसी के तहत। प्रोवाइड कंसेशनल एक्सेस टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क पर भी तक रियायती पहुंच प्रदान करता है ये, यानी जो आपका अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट लगा कहां पे, जैसे गोड्डा में मान लेते हैं एक एग्जांपल, गोड्डा में अडानी पावर लगा, और वो क्या करता है कि उस एनर्जी को आपको पूरे झारखंड तक पहुंचाना है, लाइक ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैसे खर्च होंगे, तो उसमें भी सरकार क्या करती है आपका रियायत देने का काम करती है, यानी सब्सिडी वगैरह देने का काम करती है। फोकस ऑन डिमांड साइड मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, यानी औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन पर एक तरह से इसका ध्यान है कि हाँ, कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लेते हैं कि टाटा स्टील को भी क्या चाहिए आपका एनर्जी चाहिए, ठीक है, या फिर जो आपका बोकारो स्टील लिमिटेड को चाहिए, तो अगर मान लेते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए भी बेटर होगा, हमारे लिए भी बेटर होगा, स्टेट के लिए भी बेटर होगा, ठीक है। और जो टारगेट एक तरह से रखा गया है कि नहीं हम GHG एमिशन को कम करेंगे, वो भी जो है उन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये फेयर कंपटीशन का उल्लंघन नहीं होगा, किसका फेयर कंपटीशन है जी नहीं, ठीक है। इसके बाद जो आपका ज़रेडा, यानी जो आपका झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है एजेंसी, यानी झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी सेटअप इन 2001 में बनाया गया।
नोडल एजेंसी है फॉर MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, याद रख लीजिएगा, कहां पे, झारखंड में। इंप्लीमेंट्स प्रोग्राम्स ऑफ IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का, ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के कार्यक्रमों को लागू करना इसका काम है। प्रमोट्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी यानी ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को क्या करता है आपका, ये बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी, तो एम इक्विटेबल मैनेजमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड रीजनल इम्बैलेंस यानी गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए जो है आपका समान प्रबंधन करता है, ठीक है। जल उपयोगकर्ताओं होना चाहिए था, उपयोक्ताओं हो गया है, ठीक है। संगठनों के लिए जो प्रोत्साहन बनाता है, जल संसाधन योजना का विकेंद्रीकरण करता है और भेद्यता में कमी लाता है जिसमें बाढ़, सूखा और चक्रवात से सुरक्षा के प्रावधान करता है ये। तो बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी है उसको क्या करता है आपका, रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। वैसे जितने सारे झारखंड सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का काम ही यही है कि जो वल्नरेबिलिटी को क्या करना है आपका, कम करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया कि झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी एड्रेसेस एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिड्यूसेस GHG एमिशन, रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड्स और कंफर्म विद द क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज। क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वल्नरेबिलिटी को क्या करता है आपका, रिड्यूस करता है, ठीक है, किसके, तो टुवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड्स यानी जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके के लिए। अगला है आपका CCKNIA यानी एग्रीकल्चर नॉलेज नेटवर्क, जिसको एक तरह से बोला जाता है। क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 2013 में शुरू हुआ। यूजेस एंड इनोवेटिव ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म यानी एक अभिनव ICT आधारित, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित मंच उपयोग करता है। ऑपरेशनल इन झारखंड, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा यानी 3 राज्यों में इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जो है कहां पे आपका, इस सिवूम और रांची में इसकी शुरुआत की गई, याद रख सकते हैं, इस सिवूम एंड जो है आपका रांची में, ये 2 ही जगह पे शुरू हुआ था। कब, ये शुरुआत आपका 2013 में, ध्यान रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर इन 3 स्टेट दैट इज महाराष्ट्र, झारखंड एंड उड़ीसा। तो कौन सा होगा आपका, ठीक है, 2013 यानी ये 6 JPSC में पूछा था, तो जस्ट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सेंट्रल स्कीम्स, अभी तक से हमने जो पढ़ा वो था आपका स्टेट इनिशिएटिव्स या स्टेट जो आपका स्कीम्स कह सकते हैं, और इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, या इसको खत्म ही कर देते हैं, एक ही तो है। सपोर्ट रिसीव अंडर NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्या है, इसको जो है आपका समर्थन मिलता है। सरायकेला खरसावां सिलेक्टेड फॉर द ग्रीन इंडिया मिशन, तो क्यों ऐसा है, क्योंकि जब एक तरह से झारखंड स्टेट या जो झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एक तरह से आया कब, 2014 में, ठीक है। तो इसको जो है आपका जो सरायकेला खरसावां है इसको मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट एक तरह से डिक्लेयर किया गया, ठीक है, इसको मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया और इसीलिए इसको ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सिलेक्ट किया गया, ध्यान रखेंगे। गोल क्या है, इंप्रूव 5000+ हेक्टेयर्स वाया सोशल और फार्म फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक या कृषि वानिकी के माध्यम से 5000 से अधिक जो है हेक्टेयर भूमि की क्या करना आपका, सुधार करने के लिए इसको लाया गया, ध्यान रखेंगे। सवाल पूछा था, द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन चूजन बाय ग्रीन इंडिया मिशन अंडर NAPCC इज रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां या हजारीबाग। तो क्या होगा आपका, सरायकेला खरसावां होगा, ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट जो है आपका स्टेट फॉरेस्ट्री सेक्टर इनिशिएटिव्स, फॉरेस्ट आर अंडर प्रेशर ड्यू टू माइनिंग एंड फ्यूल डिमांड्स। फॉरेस्ट रिसोर्सेज सर्वे कंडक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर वन संसाधन सर्वेक्षण आयोजित किए गए। फोकस ऑन वेस्टलैंड डेवलपमेंट थ्रू अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण के माध्यम से बंजर भूमि के विकास पर ध्यान दिया गया। एंड यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग स्कोप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी के मौजूदा दायरे के एक तरह से का उपयोग करना भी इसका मेन एक तरह से लक्ष्य है। इसके बाद जो माइनिंग एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो जो है प्राइवेट एंटिटीज रिड्यूसिंग GHG टू जनरेट रेवेन्यू यानी को बेनिफिट जिसको बोलते हैं, तो निजी संस्थाएं राजस्व उत्पन्न करने के लिए GHG कम कर रही हैं। पार्टिसिपेशन इन CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म रजिस्ट्री एट UNFCCC, ठीक है, UNFCCC में CDM यानी स्वच्छ विकास तंत्र जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री में इसकी भागीदारी है। प्रपोज्ड माइनिंग लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन द आंध्र प्रदेश मॉडल यानी आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित प्रस्तावित खनन कानून को यहां पर एक तरह से शुरू किया जाएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे ये ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। लक्ष्य क्या है, तो यूज माइनिंग रिसोर्सेज टू रिप्लेनिश लोकल डेवलपमेंट फंड्स यानी स्थानीय विकास निधि को भरने के लिए खनन संसाधनों का उपयोग करना जो है एक तरह से मेन लक्ष्य है। सवाल पूछा था आपका 11 to 13 JPSC में, टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ mining, the state government has proposed to bring legislative measures in the line with the model of which state, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर उड़ीसा। क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ध्यान रखें। महाराष्ट्र और पंजाब, वहाँ तो माइनिंग होता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है अब वहां दिमाग इतना काम नहीं करता है कि अच्छा माइनिंग होता है कि नहीं होता है। वहां तो लगेगा कि जो है उड़ीसा होगा, लगेगा नहीं पंजाब होगा, नहीं लगेगा महाराष्ट्र।
अब क्यों आपको लगेगा ही नहीं आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि लाइक आपको लगेगा ना कि हो सकता है कि सारे उड़ीसा ज्यादा खेला है। वही चीज़ है, तो इसलिए जो है उसको ध्यान नहीं रखना है। इसका झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो डेवलपमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर ऑल डिजास्टर टाइप, यानी सभी प्रकार के आपदाओं के लिए रणनीतियों का विकास और अद्यतन करना। रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की बहाली और सुदृढ़ीकरण करना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ विलेज इंस्टीट्यूशन, यानी ग्राम संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। एंड रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल हजार्ड्स, यानी फ्लड, ड्रॉट, यानी प्राकृतिक खतरों जिसमें बाढ़, सूखा के प्रति संवेदनशीलता को कम करना इसका मेन एक तरह से लक्ष्य है। बात करें यहाँ पे तो एक सवाल पूछा था, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एड्रेसेस अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी, कंट्रोल जीएजी एमिशन, प्रमोट अफॉरेस्टेशन या अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा? डी होगा। लग रहा होगा सबसे लंबा यही है, तो यही आंसर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देखिएगा ना, सीधे ये क्या करता है आपका, ठीक है, जैसे चाहे वो ग्राम सभा हो को सुदृढ़ीकरण करना, या फिर जो है आपका जो यहाँ पे रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी, तो यही सारा चीज तो है वहां पर भी, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से आप देखेंगे तो जो है आपका ये किया गया है। प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए संरचनाओं को मजबूत करना। फंड किसने दिया आपका? यूएनडीपी ने, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। पार्टनर जो आपका कौन है? झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। हाँ लगे हुए फोन में, क्या बताइए जो है आपका ये झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है कब गठित हुआ, कब एस्टैब्लिश हुआ?